नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MCS बस्ती में। मित्रों, आज हम लोग जो ज्योग्राफी की प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम लोग उपस्थित हैं। और आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सभी श्रृंखलाएं आज तक की रही हैं, उसी क्रम में ये भी बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला है, जिसे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। आज का जो टॉपिक आप लोगों का है उसमें हम लोग देखेंगे लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय गर्त, विश्व की प्रमुख नदियाँ, इनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे और अपनी समझ को और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद मैं ये करता हूँ आप लोगों से कि जो भी डिटेल वीडियो इसमें जो हम लोग डिटेल बताते हैं प्रश्नों की, उसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन किया करें, जिससे कि आपके दिमाग से एस्केप ना करें और परीक्षा के समय में दिमाग में रहे। और वीडियो एक बार से दो बार ज़रूर देख लिया करें, जिससे कि एक अच्छी कमांड आपकी बनती जाए। क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम के समय में जब हम जाते हैं और उसका पूर्व अवलोकन नहीं किए रहते हैं या अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम में हम लोगों को कन्फ्यूज़ कर देता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को अपने और समझते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करता है। ठीक, यानी कि सागरीय जल जो होता है ना दोस्तों, ये आप जानते हैं लवणीय होता है। ठीक है, और सागरीय जल के बारे में आप जान लीजिए कि जो सागरीय जल में जो लवणता आती है, उसके लिए जो मूल कारक आपका होता है वो भूमि यानी मृदा है। भूमि यानी कि मृदा 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 क्या है, ये मुख्य स्रोत है। ठीक है, मुख्य स्रोत मृदा क्या है, मुख्य स्रोत है। और मृदा को जो है कटान कौन करता है, वर्षा का पानी नदियों के माध्यम से सागरों में पहुंचता है। तो वर्षा का पानी जो है मिट्टी की कटान करता है, और मिट्टी की कटान के माध्यम से नदियों द्वारा, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा जो है सागरों में, ये जो मृदा की जो लवणता है ये सागरों में पहुंच पाती है। कहाँ पहुंच पाती है, सागरों में पहुंच पाती है। किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से पहुंच पाती है। तो नदियाँ आपकी क्या हो जाएंगी, कारक हो जाएंगी पहुँचाने वाले। ठीक है, नदियाँ क्या हो जाएंगी, आपको सागरों तक पहुंचाने वाले कारक हो जाएंगे। एक कारक, नदियाँ क्या हो जाएंगी, कारक, ध्यान से समझिएगा इसको। और स्रोत क्या होगा, स्रोत होगा भूमि या मृदा, या इसी को भूमि कहिए या मृदा कहिए आप। ये मुख्य स्रोत है किसके, सागरीय जल की लवणता के। ध्यान समझिएगा, सागरीय जल की जो लवणता है इसका मुख्य स्रोत क्या है, भूमि यानी कि मृदा है। और कौन से कारक हैं जिससे कि सागरीय जल में मृदा उपस्थित हो पाती है, तो नदियां सबसे बड़े कारक के रूप में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये है। और एक चीज़ और इसमें प्रश्न जैसा कि पूछा है, कह रहा है कि जल लवणता को प्रदर्शित करता है, तो क्या किससे माध्यम से जल की लवणता को प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है थर्मोक्लाइन दे रहा है, दूसरा दे रहा है हेलोक्लाइन दे रहा है, तीसरा है पाइक्रोक्लाइन दे रहा है, चौथा है केमोक्लाइन। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि सागरीय जल की लवणता को जो मापा जाता है, लवणता की तीव्रता को नापा जाता है, वो आपका है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन के माध्यम से सागरीय जल की लवणता को मापा जाता है। वैसे आप जान लीजिए कि महासागरों का जो क्षेत्र है, जहाँ पर गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, लवणता गहराई के साथ तीव्र गति से जो बढ़ती है, वही क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता है। क्या करते हैं, सागरीय जल में जब गहराई में जाएंगे तो लवणता उस हिसाब से बढ़ने लगती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी, हेलोक्लाइन कहलाती है। हेलोक्लाइन या हेलोक्लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका कुछ डिटेल था। तो ज़रूर जान लीजिएगा कि जल लवणता प्रवणता को प्रदर्शित कौन करता है, हेलोक्लाइन प्रदर्शित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए अभी क्वेश्चंस की डिटेल हम लोगों ने की थी, अगला क्वेश्चन सेम उसी पे बेस्ड है। यहाँ पर पूछा क्या है दोस्तों, स्रोत क्या है। ठीक है, और अगर कारक पूछता तो दूसरा हो जाएगा, स्रोत पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा। तो स्रोत में क्या हो जाएगा, भूमि हो जाएगी, और कारक पूछता तो नदियाँ हो जाती। ठीक है, स्रोत पूछा है तो भूमि हो जाएगी, और कारक पूछता तो नदियाँ हो जाती। ठीक है,
पहुंचाने का कारक, जैसे जो लवणता बढ़ाने का कारक कौन है, तो कारक जो हो जाएगा वो नदियां हो जाएंगी, और स्रोत क्या होगा, वो भूमि हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा था लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो भूमि हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे अधिक योगदान होता है? ऑप्शन ले लीजिए। कैल्शियम सल्फेट के कारण से सागरीय जल की लवणता बढ़ती है, क्या ये है? दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके दे रहा है। इसमें आपको बताना है कि किसके माध्यम से सागरीय जल की लवणता अधिकतम योगदान किसका रहता है, तो अधिकतम योगदान जो होता है सोडियम क्लोराइड, जानते हैं HCl आपने सुना होगा, तो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड ही है किसके लिए, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान इसी का रहता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? बताइए जरा, उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शंस दे रहा है आप लोगों को, मृत सागर दे रहा है, लाल सागर है, महान साल्ट झील है, वान झील है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है, तो आप ज़रा बताएं हमको, आंसर आपका आ जाना चाहिए। मैं यहाँ डिटेल आपको कुछ समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो तुर्की की वान झील की है, जिसकी लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, प्रति 1000 ग्राम है, 330 किसकी, वान झील की। ठीक, इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मृत सागर की जो लवणता है 238 प्रति 1000 ग्राम। ठीक, देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेट सॉल्ट की बात करते हैं, ग्रेट सॉल्ट लॉक की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेट सॉल्ट लेक की बात करते हैं, या लेक मतलब झील होता है, लेक मतलब झील होता है, और ग्रेट मतलब महान होता है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक भी कह सकते हैं या महान सॉल्ट झील भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो लवणता होती है 220 प्रति 1000 ग्राम होती है। और फिर अगर हम बात करते हैं लाल सागर की बात करते हैं, तो इसकी लवणता 36 से लेकर के 41 प्रति 1000 ग्राम होती है। तो पूछा है सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाएगी भाई, तो ऑप्शन आपके पास है तुर्की की वान झील। ठीक है, सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक, सागरों और झीलों में उच्चतम लवणता जो अगर बात दोनों की करेगा, देखिए वान झील भी कई वैसे झील की श्रेणी में आता है। एक बात देखिए, प्रश्न इस तरह से भी आता है कि झील और सागर के बारे में देखेगा तो ये झील है, ठीक है, और जो बंद झील होती है, मतलब जो हर तरफ से लैंडलॉक जो सागर होगा वो क्या हो जाएगा, एक झील के रूप में होगा। जैसे मृत सागर भी इस तरह से आप देख लेंगे कि कैस्पियन सागर है, ये क्या है, एक झील के रूप में ही रहता है, लेकिन संरचना बहुत बड़ी होने के नाते से सागर के नाम से जाना जाता है। तो जो हर तरफ से लैंडलॉक हो जाएगा वो हो जाएगा झील आपका। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर दे देगा झील या सागर मिला करके दे देगा, पूछेगा सबसे ज़्यादा लवणता किसकी है, तो जो लवणता जिसकी ज़्यादा होगी आप वही बताएंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, झील या सागर क्या इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती वह है, किसमें सबसे ज़्यादा सागरीय लवणता पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा है आपको प्रशांत महासागर में, दूसरा हिंद महासागर में, तीसरा कह रहा है भूमध्य सागर में, चौथा कह रहा है मृत सागर में। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप देखें तो लवणता फिर किसकी कितनी हो जाती है, थोड़ा ये भी आपको चर्चा का विषय है, मैं इसमें बात कर लेता हूँ आप लोगों से। तो पहले आप देख लेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर की जो लवणता पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है 34 से लेकर के 36 के आसपास। ठीक है, प्रति 1000 ग्राम, ये आपका है प्रशांत महासागर का। ठीक है, इसके बाद अगर हिंद महासागर की बात करेंगे तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए 35 से लेकर के 36 प्रति 1000 ग्राम, ये आपकी इसकी लवणता है सागरीय जल की। इसका मतलब होता है दोस्तों, आप जान लीजिए सागरीय लवणता के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ। इसका मतलब होता है 1000 ग्राम जल में जितना लिखा है ना, जैसे 35 ग्राम यहाँ लिखा है, 35 ग्राम क्या होगा, लवण की मात्रा हो जाएगी। ये मतलब होता है 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा, इसका सेंस ये होगा। और इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम जल में 36 ग्राम लवण की मात्रा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में भी कहते हैं, एक पैमाना लिखा मिलेगा PPT, तो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर 1000, PPT यानी कि पार्ट्स पर 1000। क्लियर, तो ठीक है, इस तरह से इसको लिखते हैं। फिर मृत सागर की, भूमध्य सागर की बात अगर करेंगे तो इसकी लवणता होती है दोस्तों 37 से लेकर के 39 के आसपास। ठीक है, ये प्रति 1000 ग्राम ये भी होगा आपका, जो भी सागरीय लवणता की बात होगी तो ग्राम प्रति 1000 में होगा।
और मृत सागर की 238 प्रति 1000 ग्राम है। तो अब बताइए ज़रा इसमें सबसे ज़्यादा लवणता किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो डेफिनेटली आपका डेड सी यानी मृत सागर की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, किस सागर में पूछ रहा है यहाँ पर लवणता किस में पाई जाती है? तो इस आधार पर आप देखिए, कैस्पियन सागर कह रहा है, तो वही भूमध्य सागर कह रहा है, लाल सागर कह रहा है, मृत सागर कह रहा है। ठीक है, तो बताइए किस में हो जाएगा? और उसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शब्द यूज कर लिया है इसने। मैंने अभी प्रश्न आपको बताया था शुरुआत में दोस्तों कि सबसे अधिक सागर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर को कैस्पियन झील या सागर के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा है भूमध्य सागर है, लाल सागर है, चूँकि ये जल देखिए सागर क्या होता है और झील क्या होता है। झील जो है वो हर तरफ से लैंड लॉक होगी। ठीक है, लैंड लॉक होगा, वो बड़ा जलीय क्षेत्र जो हर तरफ से जो है जल से स्थल से घिरा हो तो क्या कहलाएगा? वो झील की परिभाषा में आ जाएगा। लेकिन सागर जो है वो कहीं न कहीं एक हिस्सा उसका महासागर से कनेक्टेड होगा, तब वो जैसे ये मान लो कोई महासागर है, ठीक है, इससे कनेक्टेड जो सागर हो जाएगा, इससे जो कनेक्टेड हो जाएगा वो आपका सागर के श्रेणी में आएगा। तो बहरहाल यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान देना है। वैसे अगर देखा जाए तो ये झील हो गई, ये झील हो गई, बाकी ये दोनों सागर हो गए। लेकिन यहाँ पर जो सेंस यहाँ पर प्रश्न का है वो कह रहा है सबसे अधिक लवणता किसकी होगी? तो आप हमेशा इसी की बताएंगे, डेड सी की। ठीक है, डेड सी मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, और उस आधार पर अगर देखेंगे तो लवणता लाल सागर से ज़्यादा किसकी लवणता है आपकी? लाल सागर से ज़्यादा लवणता किसकी हो जाएगी आपकी? जो भूमध्य सागर है इसकी लवणता 39 के आसपास है, अधिकतम 39 प्रति 1000 ग्राम में है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेंगे लाल सागर की तो 41 तक है, तो ज़्यादा हो जाएगा किसकी लवणता? लाल सागर की भी लवणता हो जाएगी फिर तो, है ना। भूमध्य सागर से ज़्यादा लवणता किसकी हो जाएगी? लाल सागर की लवणता हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ पर डेड सी ही करना है, ये बिल्कुल श्योर आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, ठीक है, समुद्र में घनत्व अगर बढ़ेगा तो ऐसे में क्या होगा? अब कह रहा है पहला ऑप्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवणता तथा गहराई कम होंगी। लवणता तथा गहराई, घनत्व तो बढ़ेगा तो लवणता तथा गहराई कम होगी। दूसरा कह रहा है लवणता बढ़ती है किंतु गहराई घटती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है लवणता और गहराई दोनों बढ़ती हैं। चौथा कह रहा है लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। तो एक बात जान लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तब क्या होता है? समुद्र में अगर घनत्व बढ़ेगा तो लवणता उसकी बढ़ जाएगी, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। लेकिन साथ ही साथ उसकी गहराई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गहराई कम हो जाएगी, लवणता बढ़ जाएगी। घनत्व जब बढ़ेगा, घनत्व किसी जल का, किसी सागरीय जल का अगर घनत्व बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ लवणता अधिक है और गहराई कम है। ठीक है, तो ये मतलब इसका हुआ आपका। ऐसे में क्या होगा? जैसे कि घनत्व अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर से लवणता बढ़ जाएगी और गहराई कम हो जाएगी। अगला कह रहा है दोस्तों, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है ये सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऑप्शन दीजिए आप लोग, ईरान है, यूएसए है, तुर्की है, भारत है। ठीक है, तो कहाँ पर है? भारत में तो है ही नहीं, ईरान में भी नहीं है। अब तुर्की और यूएसए बचा, तो इसमें यूएसए होता है दोस्तों। यूएसए में है ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रांत पड़ता है, उटाह राज्य पड़ता है, उस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी लवणता जो है 220 प्रति 1000 ग्राम है। 220 प्रति 1000 ग्राम है किसकी? ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता की बात कर दी। ये उटाह राज्य में है, राज्य ये प्रांत पड़ता है यूएसए का। किसका? यूएसए का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अरब सागर में पानी का औसत खारापन है। अरब सागर में पानी का औसत खारापन है, यानी कि अभी जो मैंने आपको बताया था अरब सागर है ना, अरब सागर के बारे में बहरहाल नहीं बात हुई थी, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको। अरब सागर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PPU लिखा हुआ है, तो PPU तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। PPT अभी मैंने बताया था आपको कि PPT क्या है, PP है, ये मिस्टेक हो गया है, PPT होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है PPT का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, पार्ट पर 1000 नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये होता है। तो अरब सागर में पानी का औसत खारापन कितना है ये आप जान लीजिए, 35। ठीक है, 35 PPT है। ठीक है, PPT 35 PPT का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक की मात्रा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जवाब
अरब सागर में 35 पीपीटी इसकी खारापन है, इसकी लवणता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? फिर से क्वेश्चन लगभग उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए। पहले कह रहा है मृत सागर है, लाल सागर है, ग्रेट साल्ट झील है और वान झील है, ठीक है, वान झील। तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा इनमें से किसका हो जाएगा? निश्चित तौर से मृत सागर की लवणता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और मृत सागर की लवणता क्या है? 238 प्रति 1000 ग्राम कह सकते हैं या पीपीटी कह सकते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर 1000। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है, ठीक है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? फिर वही कुछ बाल्टिक सागर है, मृत सागर है, श्याम सागर है और फिर कह रहा है आपका कि लाल सागर है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना होगा। तो निश्चित तौर से दोस्तों आप लोगों को जवाब पता है क्योंकि बहुत बार इस पर चर्चा हो गई है। तो डेड सी की सबसे ज़्यादा लवणता यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? निश्चित तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं श्रृंखला के। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। क्वेश्चन आपका है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी ज्वार भाटा आता क्यों है, कारण क्या है? ऑप्शन दे रहा है सूर्य के प्रभाव से, दूसरा कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन से, तीसरा कह रहा है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से और चौथा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि उसके बाद अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो ये जान लीजिए दोस्तों कि ये जो आपका बता रहा है जवाब आपको आ जाना चाहिए कि जो ज्वार भाटा आने का जो कारक है ना, तो इसके लिए जान लीजिए 3 बल कार्य करते हैं। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अभिकेंद्रीय बल और तीसरा अपकेंद्रीय बल, ये तीनों कार्य करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ज्वार भाटा में सूर्य चंद्रमा तो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ठीक है। और उसके कारण से जो बल कार्य करते हैं, ठीक है, पृथ्वी मतलब आकर्षण बल, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारक में आकर्षण बल तो है ही, ठीक है, सूर्य चंद्रमा का आकर्षक बल कार्य करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये कंफर्म बात है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल करता है। सिजगी वाली स्थिति में ही होता है ये, ठीक है। सिजगी यानी कि जब तीनों एक सीध में होते हैं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब की स्थिति सिजगी कहलाती है। उसमें ज्वार बहुत तेजी से मतलब उच्च ज्वार आता है, वो तो रिस्पॉन्सिबल है सूर्य चंद्रमा। लेकिन इसके अलावा जो है, ठीक है, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बल भी इसके अलावा कार्य करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बल कार्य करते हैं? एक तो आपका अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, या इसको केंद्रोन्मुख बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, अभिकेंद्रीय बल, इसी को ही दोस्तों क्या कहते हैं? केंद्रोन्मुख बल, यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल। अभिकेंद्रीय बल यानी इसका अगर हिंदी में और भी डिटेल हम करना चाहें तो केंद्रोन्मुख बल यानी केंद्र की तरफ लगने वाला बल केंद्रोन्मुख बल कहलाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपकी हो गई। इसके अलावा दूसरा बल जो काम करता है वो क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को ही केंद्रोपसारी बल कहते हैं। इसी जो आपने अपकेंद्रीय बल को ही केंद्रोपसारित बल किसे क्या कहते हैं? केंद्रोपसारित बल कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि कौन से बल रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन जिम्मेदार हैं जो कि इसके लिए प्रभाव डालते हैं। तो ये आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है, ये तीनों बल हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और चंद्रमा का तो प्रभाव तो पड़ता ही है, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महासागरों और समुद्र में, समुद्र मतलब समुद्रों होना चाहिए यहाँ पे, समुद्रों में, ठीक है, ज्वार भाटा है किनके कारण होते हैं? ज्वार भाटा की घटना किनके कारण होती हैं? भाटाएं
किनके कारण होती हैं, ऐसे लिखे भाटा की घटनाएं या ज्वार भाटा किनके कारण होते हैं, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जवाब आपका इस रूप में होना चाहिए कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा, महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं, इनके कारण होते हैं। किनके कारणों से आता है ज्वार भाटा? तो ऑप्शन दे रहा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि सूर्य तो रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा चंद्रमा भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसके अलावा जो आप लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने अपकेंद्रीय बल के बारे में बात किया था। अपकेंद्रीय बल भी जो पृथ्वी का है वह भी कार्य करता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यानी केंद्रों प्रसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही है, अपकेंद्रीय बल ही आपका ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मिला के कुल कहानी ये हो गई कि तीनों बल जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब ऑप्शन में जो भी तीनों का होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ऑप्शन लास्ट में है तो चौथे नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार, ठीक है, उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में कह रहा है आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर बात देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा वो भी ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पहला बल है, दूसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, चौथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कौन सा बल होगा? तो निश्चित तौर से अभी आपने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जिसे अपकेंद्रीय बल भी आप कहते हैं या केंद्रोपसारी बल भी इसको कहते हैं। ठीक है, केंद्रोपसारित बल कहते हैं। तो ये बल रिस्पॉन्सिबल होता है तो उच्च ज्वार के लिए क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारित बल या अपकेंद्रीय बल रिस्पॉन्सिबल है उच्च ज्वार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट बेस्ड है, कथन और कारण है। इनमें आपको जवाब देना है कि कौन से कथन सही हैं या कौन से कथन गलत हैं, क्या कथन कारण की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको जवाब यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि कथन है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। क्या कहता है? लघु ज्वार भाटाओं में, यहाँ लघु शब्द यूज हो गया है तो ध्यान रखिएगा। ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर यानी सामान्य से कम होगा। ठीक है, तथा निम्नतर ज्वार जो निम्नतम ज्वार है सामान्य से उच्चतर होगा। निश्चित तौर से जब पानी बहुत नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर, जैसे देखिए उच्चतम जैसे सागर, ये आपका ये सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, जल है। अब ये तट है, तट से क्या होता है, पानी जहाँ अधिकतम जाएगा उच्च ज्वार होगा तो अधिकतम जाएगा, और जब अधिकतम जाएगा तो अधिकतम वापस भी आएगा, ये हो जाता है उच्च ज्वार में। निम्न ज्वार में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कम से कम पहुँचेगा, और फिर जब कम से कम पहुँचेगा तो जल भी जहाँ तक जो उसका लेवल था तट का वो बहुत नीचे तक नहीं जाएगा। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, कथन सही है, पहला कथन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कारण कह रहा है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आप लोग डिटेल वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। समय काफ़ी हो रहा है, इस नाते मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उच्च ज्वार हो जाएगा जब, देखिए क्या होता है, जब सामने जब तीनों सिजगी की स्थिति में होंगे ना भाई, सिजगी की स्थिति में होंगे तो उच्च ज्वार आ जाएगा। और जब एक दूसरे से कोण नहीं बनाए, मतलब ये दोनों की स्थिति विपरीत होगी, चंद्रमा की स्थिति विपरीत हो जाएगी, तो फिर स्थिति यानी कि लघु ज्वार की स्थिति आएगी। जबकि यहाँ पे कह रहा है पूर्ण चंद्रमा के समय यानी कि पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्णिमा 9 चंद्र के समय होता है। नहीं, ये गलत है, ये 9 चंद्र के समय नहीं होता है, बिल्कुल ये कम लघु ज्वार की बात कह रहा है। 9 चंद्र के समय नहीं होता है, बल्कि सप्तमी और अष्टमी को होता है। ठीक है, तो ये आप देखिएगा थोड़ा सा। तो क्या कह रहा है, यानी कि इसमें कह रहा है कथनों के बारे में जवाब देना है आपको, तो दोनों कथन नहीं, एक कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। बृहद ज्वार आता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है। बताइए जवाब। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं
ठीक है। जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर होते हैं, जब तेज हवा चलती है, जब रात ठंडी होती है। बताइए कौन सा है इसमें से ऑप्शन, बताइए करेक्ट। बिल्कुल बहुत ही सहज सा प्रश्न इसमें है कि बृहद ज्वार कब आएगा, जब भाई सब सीधे में होंगे, सिजगी वाली स्थिति होगी। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि देखिए जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, तीनों एक साथ में सिजगी है। ठीक है, अब इसमें सिजगी, युति और वियुति की स्थिति भी होती है। देख लीजिए यहीं पे बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब सूरज, ठीक है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में, सूरज और पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लीजिए आप, के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा, तो क्या लग जाएगा दोस्तों, सूर्य पे ग्रहण लगेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सूरज की परछाई मतलब सूरज को ढकने का प्रयास करेगा, तो यहाँ पर लगेगा सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जो हमेशा लगता है वो अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। इसी को ही युति कहते हैं। युति क्या कहलाते हैं, युति कहलाता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या के दिन लगेगा, युति की घटना कहलाएगी। ठीक, कब और स्थिति क्या होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण लगेगा। अब सूर्य ग्रहण भी कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे आप लोग। 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेंगे। 3 जो आपका होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार जो है जो सूर्य ग्रहण होता है, और उसके बाद में आप देखेंगे कि अर्ध चंद्र ग्रहण होता है, आंशिक, जैसे अर्ध ना कहिए आंशिक कहिए। पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गया, वलयाकार चंद्र ग्रहण यानी रिंगाकार, रिंग के आकार का, और आंशिक जो है थोड़ा सा हिस्सा। कभी क्या होगा, जैसे देखिए पूरा जब ढक लिया जाएगा, लगभग करीब में ढक जाएंगे तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। जब उसके बीच में ऐसे रहेगा चंद्रमा और साइड साइड का हिस्सा दिखेगा, तब क्या कहलाएंगे, इसको वलयाकार यानी वलय के आकार का प्रकाश दिखाई देगा। और तीसरी स्थिति होगी कि सूर्य का थोड़ा सा हिस्सा ढक जाएगा, चाहे कितना भी हिस्सा पूर्ण नहीं ढकेगा, तो वो क्या आंशिक हो जाए। तो 3 तरह की स्थिति बनती है और इसी को ही युति कहते हैं। युति की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण के दिन हो, सूर्य ग्रहण को ही युति कहा जाता है और ये हमेशा अमावस्या को होती है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ये युति। और वियुति क्या होती है दोस्तों, वियुति भी जान लीजिए। वियुति में क्या हो जाता है, सेम अपोजिट, सूर्य रहेंगे आपके। ठीक है, अब सूर्य रहेंगे, इसमें क्या होगा, पृथ्वी आ जाएगी बीच में और चंद्रमा यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बीच में आया कौन, पृथ्वी आया भाई। पृथ्वी आया तो इसने क्या कर लिया है, सूर्य की जो रोशनी थी वो चंद्रमा पर ना पहुँच पाए, उसको ढक लिया है। तो चंद्रमा पर जब ढक लिया है तो चंद्रमा पर लग जाएगा ग्रहण, तो ग्रहण लग जाएगा। और ग्रहण कब दिखाई देगा दोस्तों, जब ये चंद्रमा कब होगा, पूर्णिमा होगी ना, पूर्णिमा का दिन होगा, यानी कि जब चंद्रमा एकदम बिल्कुल स्पष्ट साफ होगी तभी ये दिखाई देगा। तो हमेशा घटना जब घटित होती है चंद्र ग्रहण की, तो उस समय क्या होता है, पूर्णिमा ही होती है। क्या होती है, पूर्णिमा। पूर्णिमा में चंद्र, जैसे पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है चंद्रमा पर जाने से, तो चंद्रमा पर लग जाता है ग्रहण, इसी को कहते हैं वियुति। और ये कहता है ये होता है किस दिन, चंद्र ग्रहण के दिन होता है, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, वियुति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं आप। ठीक है, पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, और ये तीनों की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी सीधी सीधी है तो यह भी सिजगी कहलाएगी। तो दोनों स्थिति यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों स्थितियों में चूंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों साथ में होते हैं, इसी को ही आप लोग कहते हैं सिजगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हुआ वो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं। ठीक है, मतलब कह रहा महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं, ऊंची जल तरंगे कैसी होती हैं। चलिए कह रहा है भूकंप से, तारों से, सूर्य से, चंद्रमा से। तो किससे होगा दोस्तों कि ऊंची जल तरंगे किससे होंगी, तो देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों से होती हैं। लेकिन सूर्य चूंकि दूर है तो उसका प्रभाव भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी भी तो बहुत ज़्यादा है पृथ्वी से, तो इस नाते इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो चंद्रमा करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय जल को ज़्यादा ज्वार भाटा में जो ज़्यादा शक्तिशाली कारक बनता है वो बनता कौन है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से काफ़ी कम है अपेक्षया सूर्य के। सूर्य का ग्रेविटी या तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो दूरी भी बहुत ज़्यादा है। इस नाते ज्वार और भाटा में ज़्यादा रोल सूर्य का ना होकर के चंद्रमा का रहता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे करें। ठीक है, अब सूची को मतलब जो है सूची को मिलाना है दोस्तों, एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है सूची। अब क्या कह रहा है,
महासागरीय गर्त और स्थान के बारे में बता रहा है यहाँ पर। महासागरीय गर्त है और ये स्थान है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है क्या कि महासागरीय कौन सी महासागरीय गर्त जो है किस महासागर में स्थित है। तो ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग कि कौन सी महासागरीय गर्त। पहला कह रहा है दोस्तों आप लोगों का कि उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कह रहा है, हिंद महासागर कह रहा है। हिंद महासागर में एल्यूशियन, ठीक है, हिंद महासागर में आपका कह रहा है एल्यूशियन गर्त कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको मिला देना है सीधे से क्या करना है, चलिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको करना क्या है, सीधे से दोस्तों मिला देना है इसमें। यहाँ पे ये स्थान है और ये गर्तें हैं, अब सागर से मिला देना है। कौन सी गर्त कहाँ पर है, तो देखिए हिंद महासागर में कौन सी गर्त है दोस्तों, सुंडा गर्त स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी गर्त है, एल्यूशियन गर्त है। एल्यूशियन गर्त जो है, एल्यूशियन खाई या एल्यूशियन गर्त यहाँ पर स्थित है आपको। देन इसके बाद में दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, करमेडेक जो है, करमेडेक सही है, करमेडेक जो है ये खाई जो है पड़ती कहाँ पर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ती है। और फिर आपका पड़ जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक लिखा हुआ है दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फिर बचा कौन सा है, ये आपका बचा हुआ है, ये गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए सैंडविच गर्त, दक्षिणी सैंडविच गर्त होना चाहिए, ये आपका गर्त सैंडविच गर्त कहाँ पर स्थित है दोस्तों, दक्षिणी आंध्र महासागर में स्थित है। दक्षिणी आंध्र महासागर कहिए चाहे उसको अटलांटिक महासागर करिए, तो समझ में आ गया दोस्तों। हिंद महासागर में कौन सी गर्त है, सुंडा गर्त है। उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी गर्त है, एल्यूशियन गर्त है ऑप्शन के आधार पर। फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या है, करमेडेक जो गर्त है ये यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहिए या आंध्र महासागर में सैंडविच गर्त आपकी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो ये सुमेलित हो जाएगा, अब इस आधार पर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा समुद्र आपको बताना है दोस्तों कौन सा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी खाई की बात कह रहा है, गहरा होगा तो खाई की बात करेगा, ठीक है। कह रहा है आपको नरटहन द्वीप, पहला कह रहा है गर्त कह रहा है, यहाँ पे खाई है गर्त हो जाए। फिर चैलेंजर गर्त की बात कर रहा है, फिर कह रहा है मैनहट्टन गर्त की बात कर रहा है, रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। देखो यहाँ लिखेगा नहीं दोस्तों, एग्जाम में सीधे ऐसे दे देगा, सीधे आपको दे देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है ना सबसे गहरा समुद्र कौन सा है, या समुद्री गर्त यहाँ पर होना चाहिए था, समुद्र कौन सा है नहीं, समुद्री गर्त, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, गर्त ये होना चाहिए था, थोड़ा अच्छा हो जाता, ठीक है। समुद्री गर्त सबसे ज़्यादा गहरी कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये जवाब देना होगा कौन सी गर्त है आपकी, तो निश्चित तौर से आपको मालूम है चैलेंजर गर्त है, जो कि कहाँ पड़ती है, प्रशांत महासागर में पड़ती है। प्रशांत, चलिए तो प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक है। चैलेंजर, इसी को ही मैरियाना गर्त भी कहते हैं। कौन सी गर्त, मैरियाना। तो चाहे चैलेंजर कहिए या मैरियाना गर्त, जो है बात एक ही है, चाहे चैलेंजर कहिए या कहिए मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में पड़ती है, ठीक है। और ये जो पड़ती है आपको मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर एक चापाकार आकार में है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में है ये। इसकी अनुमानित जो गहराई है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए, 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर, ठीक है, इसकी गहराई है, ठीक। और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। मैरियाना गर्त की बात करिए या चैलेंजर गर्त की बात एक ही है, 11,033 मीटर ये गहरा है, प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटीना होना चाहिए, डायमेंटीना, ये डायमेंटीना सही लिखा है, डायमेंटीना, इसी को ही दोस्तों कहते हैं, डायमेंटीना को ही मैं बता दूं आपको परिखा भी कहते हैं, डायमेंटीना यानी परिखा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डायमेंटीना खाई से कहा जाता है, परिखा कहेंगे या इसको खाई कहेंगे, गर्त की बात हो रही है। तो डायमेंटीना जो है कहाँ पर स्थित है, डायमेंटीना जो आपका हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों,
ठीक है, तो ज़रा देख लीजिए इसमें से ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ सीधे आंसर आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको। हिंद महासागर में गहरा खाई है, गहरी गर्त है, एक गहरा गर्त है, क्या नाम है इसका, डायमंटीना या पारिख इसको कहेंगे, ठीक है, डायमंटीना खाई इसे कह सकते हैं या परिखा, डायमंटीना परिखा, मतलब जो है डायमंटीना कहिए या परिखा कहिए, एक खाई है, गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, महासागर और गहरे स्थान जो है महासागरों के ये बताने हैं आपको, तो कौन सा है आपका ये बता देना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वो बताना आपको। तो प्रशांत महासागर में पूछ रहा है कौन सी खाई है, इनमें से ऑप्शंस आपको देखने हैं। तो जावा ऑप्शन आपका है, यूरेशियन बेसिन है, मेरियाना ट्रेंच है और पेटोरिको है, ये ट्रेंच है, इनमें से कौन आपका होगा। तो जवाब आप दे दीजिए हमको। प्रशांत महासागर में है तो कौन सा है, मेरियाना गर्त है, ठीक है। मेरियाना गर्त के बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी विशद रूप से, इसी को ही चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे चैलेंजर, ठीक है। आपको याद कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको पढ़ना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी से मैं याद करा पाऊँ। प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच है, चैलेंजर गर्त, या अभी इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया सबसे गहरी गर्त है विश्व की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक महासागर, इसमें कौन सा है भाई, अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्त यहाँ पर है, तो प्यूटोरिको जो गर्त है वो यहाँ पर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में पड़ती है। और फिर अभी बात हुई थी हम लोगों की कि आपकी हिंद महासागर में कौन सी गर्त है, तो मैंने बताया था भाई जावा देख रहे हैं आप, जावा गर्त है। तो जो बचा अब इसके बाद में आर्कटिक महासागर में कौन सी गर्त होगी, यूरेशियन बेसिन जो होगी ये आपका जो पड़ जाएगा आर्कटिक महासागर में पड़ जाएगी यूरेशियन बेसिन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, प्रशांत महासागर में मेरियाना या चैलेंजर गर्त है, फिर अटलांटिक महासागर में आपकी कौन सी गर्त हो जाएगी, प्यूटोरिको ट्रेंच यानी खाई या गर्त आप इसकी बात करेंगे। और हिंद महासागर में आपका जावा ट्रेंच यानी गर्त है, और आर्कटिक महासागर में जो आपका है वो कौन सी गर्त है, आपको यूरेशियन गर्त आपकी बेसिन मिलेगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नदी विचार कीजिए, नदी में जाकर मिलती है, अच्छा ठीक है, कौन सी नदी किस में जाकर के मिलती है, ये आपको जवाब यहाँ पर देना है। पहले दे रहा है मेकांक नदी जो है यानी कहाँ जाकर गिरती है, मिलती है का मतलब किस सागर से मिलती है यानी कहाँ गिरती है, कुल सेंस ये बनाना है। नदी वाला टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है, नदी वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो इसको मिलाना है। चलिए मेकांग नदी के बारे में कह रहा है तो कहाँ जाती है ये, तो मैं यहीं पे मिला दे रहा हूँ आपको। मेकांग नदी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है मेकांग नदी, जो कि जाती है कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, हिंद महासागर की बात कह रहा है, और अंडमान सागर की बात कर रहा है, कैस्पियन सागर की बात कर रहा है, और इसके बाद में टेम्स की बात कर रहा है। तो टेम्स जो है कहाँ गिरता है, उत्तरी सागर में गिरता है। कहाँ यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं, अंडमान, एरिश, बेल्जियम, तो यहाँ पर बताना आपको है दोस्तों। इसमें आपको मोस्टली मुझे लगता है कुछ कूट में और है क्या, देखिए इसमें क्या कह रहा है थोड़ा समझ लीजिएगा कि इसमें जो है आपका कौन सुमेलित है, ये इस तरह का प्रश्न होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन कहाँ पर है, देखिए अब इसको समझ लीजिएगा आप कह रहे हैं मेकांग है, मेकांग नदी जो गिरती है वो कहाँ गिरती है, दक्षिणी चीन सागर में, सागर समझ लीजिए आप लोग, दक्षिणी चीन सागर। और जो टेम्स नदी है उत्तरी सागर में गिरती है, कहाँ पे, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर में गिरती है। बोलगा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, बिल्कुल ये सही दिया है। फिर कह रहा है जाम्बेजी नदी जो है ये हिंद महासागर में गिरती है, ये भी सही है। तो यानी कि तीसरा, चौथा और पाँचवा जो यहाँ कूट पे है, यहाँ चौथा पाँचवा नहीं दोस्तों, 1 2 होगा, 1 2 3 और 4। तो तीसरा और चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट आपका है, और बाकी ये दोनों सुमेलित नहीं है। मेकांग नदी जो गिरती है वो दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, और टेम्स नदी जो गिरती है, थेम्स इसे कहेंगे या टेम्स, थेम्स या टेम्स कहेंगे, ये उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। टेम्स या थेम्स नदी कहीं कहीं थेम्स में मिलेगा, वैसे टेम्स ही है, ठीक है। तो उत्तरी सागर में मिलती है, ये आपका गिरती है। ये 2 सुमेलित नहीं थे दोस्तों, 2 सुमेलित थे तो कूट में ये आंसर आता, लेकिन मैंने इसको इस तरह से बनवा दिया था। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, अपवाद क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी ऑप्शन है, अमेजन नदी है, कांगो नदी है, और मिसिसिपी नदी। तो निश्चित तौर से ये तो बच्चों को जवानी बचपन से ही याद रहता है। लगभग करीब में 6400 किलोमीटर लंबी नदी होती है और सबसे लंबी नदी है, ठीक है।
ये सबसे लंबी नदी जो है आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? यानी कि यहाँ पर नदी के बारे में पूछ रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल भी है और बड़ा ही रोचक है कि कौन सी नदी है कि बार बार काटती है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें जायरे ऑप्शन में है, नाइजीरिया है, नील है, अमेजन है। तो आपने नाम सुन रखा होगा, जायरे के नाम की जगह पर सुना होगा कांगो नदी। तो जायरे या कांगो नदी दोनों को वही एक ही नदी है, नाम इसी का, चाहे कांगो नदी कहिए चाहे जायरे नदी कहिए, दोनों क्या करती हैं, आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, 2 बार काटती हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। कौन सी नदी? जायरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये अफ्रीका की, आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप का देश होता है जायरे, ठीक है। कांगो जायरे जो है ये सब कहाँ पे स्थित है आपका? पूरी तरह से अफ्रीका के स्थित है, या नील नदी के पश्चिम अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि ठीक है, नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों ये। अब विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, प्रश्न ही पूछा है तो आंसर यहीं पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? फिर वही आपका सवाल आ गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी निश्चित तौर से आपकी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण अमेरिका की, निश्चित तौर से दक्षिण अमेरिका में ही बहती है अमेजन नदी, तो अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? यानी नील नदी, जिसे ब्लू नील कहते हैं, नाइल कहेंगे, ब्लू नील नदी, ठीक है। नीली नदी के तट पर कौन नहीं है, मतलब कहने का नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नहीं अपवाहित होता है? तो यहाँ पर क्या दे रहा है, अच्छा यहाँ पर दे रहा है, देखो देशों के बारे में नहीं दे रहा है, यहाँ पर झीलों के बारे में कह रहा है, कौन सी झील पानी नहीं पाता है, ये सेंस है यहाँ पर। तो आप लोग जान लीजिए कि एक तो आपका दे रहा है चाड झील कह रहा है, नहीं यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि, फिर से एक बार जस्ट मिनट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? देश कंट्री कह रहा है, तो कौन सा देश नहीं हो उसमें होता है अपवाहित, ये आपको देखना है। तो आपको जवाब देना है कौन सा देश नहीं। तो क्या चाड होता है अपवाहित क्या? ये दूसरा देखिए, इथोपिया तो बिल्कुल होता है दोस्तों, सूडान होता है, युगांडा होता है, चाड नहीं होता है, ठीक है। चाड क्या होता है? नहीं होता है। और ये जान लीजिए कि आप अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से कंट्री आते हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो आपके 3 जो इथोपिया, सूडान और युगांडा ये दे रहा है, ये तो बिल्कुल आपके सही हैं। इसके अलावा जो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, इरिट्रिया, DR कांगो भी आपका पड़ेगा, केन्या भी आपका पड़ेगा, केन्या, इथोपिया तो यहाँ पर है आपका, ठीक है। सूडान भी है आपका है, दक्षिणी सूडान अगर होता तो वह भी दक्षिणी सूडान होगा, युगांडा भी है, और मिस्र। इतने देशों से बहती है कौन सी नदी? ब्लू नील नदी बहती है दोस्तों। तो ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बहुत एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और चाड में नहीं बहती है, जितना मैंने बताया इतने में ही बहती है। कौन कौन से देश, एक बार फिर से बात कर लेता हूँ, रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया है, इरिट्रिया है, ठीक है, DR कांगो है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो इसका मतलब होगा, DR कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो हो जाएगा। फिर इसके बाद केन्या है, इथोपिया है, सूडान है, युगांडा है, मिस्र है। इतने देश हैं जहाँ से नील नदी बहती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन जो क्वेश्चन है ये, नील नदी कहाँ से निकलती है? अब देखेंगे इसमें से, तो आपको दे रहा है क्या, विक्टोरिया झील है, पहला ऑप्शन दे रहा है विक्टोरिया झील का, विक्टोरिया झील है, ताना झील है, और एडवर्ड झील है, फिर अल्बर्ट झील है। तो ये आपको कहाँ से निकलती है? तो सबसे लंबी नदी जानते हैं आप लोग हैं, नील नदी है,
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भूमध्य रेखा में समाहित होने वाली है। पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग लगभग करीब में देश, अभी आपने पहले पढ़ा 11 देश इसमें हैं, ठीक है। और ये नदी जो है आप जान लीजिए कि जो ये नदी निकलती है, यानी श्वेत नदी एक होती है, एक श्वेत नील नदी है, नील नदी है, और एक आपकी क्या है, नील नदी है, नीली नील नदी है, ब्लू नील यानी नीली नील, ठीक है, ब्लू नील। तो जो श्वेत जो नदी है आपकी, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जो आपकी श्वेत नील नदी है यह मध्य पूर्व अफ्रीका के महान विक्टोरिया झील से निकलती है। ये तो श्वेत जो नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें से आपको जो पूछा गया है यहाँ पर नीली नील के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है, तो ये जान लीजिएगा कि इथोपिया की ताना झील से, ठीक है, इथोपिया की ताना झील से जो है ये नील निकलती है, ठीक है। और नीली नील की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं, इथोपिया की ताना झील से उद्भित होती है, ठीक है। इसकी ये समझ लीजिएगा कि जो श्वेत नील का उद्गम स्थल जो है से रहा है, इसकी मुख्य सहायक नदी नीली नील है, ठीक है। श्वेत नील की जो सबसे महत्वपूर्ण है सहायक नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ये इसमें जो आपको बता रहा है तो बस इतना ही आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ताना झील है, ताना झील जो पड़ती है इथोपिया में पड़ती है, इथोपिया मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ताना झील से ही नीली नील निकलती है, ताना झील से ही नीली नील निकलती है और श्वेत नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। तो इतना आप लोग बस कंफर्म रखिएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कथन कारण के पे क्वेश्चन है। पहला कह रहा है मिस्र नील नदी का उपहार है। कथन सही है कि गलत है बताइए। तो बिल्कुल आप लोग सुने होंगे, बचपन से सुनते आए हैं। कारण में कह रहा है वहाँ सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, वहाँ सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब होता है रेगिस्तान दोस्तों, में एक नखलिस्तान है। तो ये क्या सही है? नखलिस्तान यानी कि यहाँ पर मरु उद्यान से भी कह सकते हैं। नखलिस्तान का मतलब होता है मरु उद्यान, यानी मरुस्थल उद्यान, मरुस्थल में उद्यान जो है वही होता है मरु उद्यान। और नखलिस्तान मरु उद्यान, उद्यान, ठीक है, मरु उद्यान है, नखलिस्तान है में एक अखलिस्तान है, ये कह रहा है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है वहाँ सहारा में एक नखलिस्तान या मरु उद्यान है। तो ये बिल्कुल कथन दोनों सही हैं और कथन कारण की पुष्टि भी कर रहा है। तो ऑप्शन बिल्कुल 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है दोस्तों जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। ऑप्शन दे रहा है आपको, अमूल नदी है, आमूल नदी है, फिर साल्विन है, लीना है, ओब है। तो आप जान लीजिएगा साल्विन नदी जो आपकी है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। साल्विन नदी कहाँ से बहती है? तिब्बत से निकलती है। ये तिब्बत से निकलकर वो 2400 किलोमीटर की दूरी तक अंडमान सागर में जाकर के ये मिलती है, अंडमान सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और अंडमान सागर में जाकर के ये मिलती है। 2400 किलोमीटर लंबी नदी है ये साल्विन नदी। और ये जो आपका है ये म्यांमार में ही होकर के प्रवाहित होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि म्यांमार से निकलती है और ये इस तरह का इसका तट बनता है। जैसे म्यांमार के बारे में मैं आपको बता दूं जरा, ऐसे म्यांमार की कुछ संरचना आपको देखने को मिलेगी, ऐसे निकली हुई। ये म्यांमार ऐसे बढ़ा हुआ ऐसे हिस्सा। तो ये नदी ऐसे आती है और ये म्यांमार के इस हिस्से से होते हुए फिर काटते हुए यहाँ से आती है और ये अंडमान में जाकर के मिल जाती है। तिब्बत से निकलती है, 2400 किलोमीटर लंबी, लगभग गंगा की जैसी लंबी नदी है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, साल्विन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी बताना है आपको। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है वही बताइए जरा सा। ऑप्शन के आधार पर देखना है कि तो कह रहा सिंधु दे रहा, ब्रह्मपुत्र दे रहा, यांग टीसी क्यांग दे रहा, हुआंग दे रहा है। तो कौन सी नदी होगी आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी जो है? तो निश्चित तौर से जानते हैं आप, यांग टीसी क्यांग नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यह लगभग करीब में 6300 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी?
6300 किलोमीटर लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगटीसी यांग नदी है, चीन में प्रवाहित होती है और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ प्रवाहित होती है? चीन में। और गिरती कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जल अपना विसर्जित करती है। इसकी लंबाई मैंने बताया आपको 6300 किलोमीटर के आसपास है, ठीक, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर और आमू। सर और आमू ये नदी के बारे में बता रहा है। सर और आमू गिरती हैं, किस नदी में गिरती हैं? सर और आमू नदी किस में गिरती हैं? ऑप्शन बताना है आपको। कैस्पियन सागर में, ऑप्शन है कैस्पियन सागर में ये नदियां हैं। कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर में, काला सागर में और अरल सागर में। तो जान लीजिए आप लोग, ये गिरती हैं दोनों नदियां अरल सागर में। यह मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियों में से इनका है। और इनको जो एक जान लीजिएगा कि इनको सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण दोनों नदियां हैं। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे कहीं पे तो सर दरिया इसको कहा जाता है, सर दरिया, फिर आमू दरिया के नाम से जाना जाता है। और ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकल कर के अरल सागर में जाकर के गिरती हैं। किस सागर में? अरल सागर में गिरती हैं। ये मध्य एशिया की नदियां हैं। कहाँ की? मध्य एशिया की नदियां हैं। और सर दरिया या आमू दरिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये भिन्न भिन्न पहाड़ियों से निकल करके अरल सागर में जाकर के गिरती हैं, अरल सागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं। काला सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं आपकी? तो बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। बोल्गा और डेन्यूब नदी कह रहा है। तीसरा कह रहा है नीपर डेन्यूब नदी। तीसरा कह रहा है नीपर बोल्गा नदी। और चौथा कह रहा है यूराल बोल्गा नदी। तो यहाँ पर आपको जान लेना होगा कि नीपर और डेन्यूब नदी जो है, कहाँ गिरती हैं? काला सागर में गिरती हैं। नीपर नदी मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है और काला सागर में गिरती है। मास्को, ठीक है, मास्को रूस का, मास्को से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? ये मास्को के पश्चिमी भाग से, मास्को है, मास्को पश्चिमी भाग से निकल करके जाती है कहाँ पर? काला सागर में गिरती है दोस्तों, ठीक है, काला सागर में गिरती है। और इसके अलावा डेन्यूब नदी की बात करें तो ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल होता है जर्मनी। कहाँ पर है इसका? जर्मनी में इसका उद्गम होता है और काला सागर में ये भी गिरती है। तो डेन्यूब और डेन्यूब नदी आपकी और नीपर नदी दोनों जो है काला सागर में गिरती हैं। जो नीपर नदी है वो मास्को से निकलती है, ठीक है, मास्को के पश्चिमी तट से निकल करके काला सागर में गिरती है। और डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है और फिर जा कर के काला सागर में मिलती है। और ये जो डेन्यूब नदी है ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला कह रहा है दोस्तों, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ये जान लीजिए, बोल्गा नदी जो है निकलती कहाँ से? यूराल पर्वत से। यूराल जो पर्वत श्रेणी है वो पड़ता है आपका रूस में। रूस का यूराल जो पर्वत श्रेणी है, ये रूस जो है आपका, ये रूस के बीचों बीच से ऐसे पड़ती है। यहाँ से जो है ये आपका रूस का एशियाई हिस्सा कहलाता है और ये कहलाता है आपका यूरोपियन हिस्सा। तो यूराल ये आपका पर्वत है। तो वोल्गा नदी यहीं से निकलती है और कहाँ गिरती है दोस्तों? ये खारेपन को कम करती है कैस्पियन सागर के, तो कैस्पियन सागर के खारेपन को कम करती है। डेन्यूब और वोल्गा नदियाँ जो हैं ये दोनों जो है कैस्पियन सागर में जाती हैं। तो आपकी ये ध्यान रखना है। तो वोल्गा नदी भी खारेपन को कम करने का बहुत बड़ा साधन बनती है। और किस जल को करती है? ये जान लीजिए, कैस्पियन सागर के पूरे जल को नहीं, उत्तरी कैस्पियन सागर के जल को कम कर पाती है, ठीक है। खारापन इसी नाते कम मिलता है वहाँ पर इन्हीं नदियों के गिरने के कारण। वैसे भी जान लीजिए, किसी भी सागरीय जल में अगर जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं जिस तट की तरफ, वहाँ का खारापन अपेक्षित कम होता है, ठीक है, बाकी शेष खारेपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए नदी है और फिर कहाँ प्रवाहित होती है, ये बताना है आपको। कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर फिर से आप देखिए 1, 2, 3 और 4 होना चाहिए। यहाँ पे प्रवाहित होती है। पहला कह रहा है दोस्तों लीना कहाँ पड़ता है? जान लीजिए, रूस में। लीना नदी है, ये रूस में प्रवाहित होती है। और आप जान रहे हैं कि ये आमुर जो नदी है ये रूस और चीन दोनों में रहती है। रूस और चीन हो जाएगा। चलिए, तो ये ना बताना आपको। लीना नदी जो आपकी है ये कहाँ पर प्रवाहित होती है ये आपको बताना है। तो लीना जो नदी है वो प्रवाहित होकर ये कहाँ गिरती है?
वो गिरती है आर्कटिक सागर में गिरती है। तो यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन आर्कटिक सागर का, तो आर्कटिक, लीना जो है आर्कटिक सागर हो जाएगी। आमूर जो आपकी है वो कहाँ पर होगा, तरतारी की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में तरतारी की खाड़ी पड़ता है। प्रशांत महासागर में कौन सी खाड़ी पड़ती है, तरतारी की खाड़ी। तरतारी की खाड़ी में कौन, आमूर नदी गिरती है, प्रशांत महासागर में पड़ता है, तरतारी की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, लीना नदी आर्कटिक सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। और इसके अलावा टिर्गिस जो है ये किन नदियों से किन देशों से होकर बहती है नदी, ये तुर्की, सीरिया और इराक। कहाँ, तुर्की, सीरिया और इराक से होकर के प्रवाहित होती है। और कहाँ गिरेगी दोस्तों, फारस की खाड़ी में जाकर के गिरती है। टिर्गिस जो है नदी कहाँ, फारस की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, और इसके बाद में माही की बात कर लेते हैं अगर हो, तो माही नदी तो भारत में बहती है, जानते ही हैं आप लोग। तो ये कहाँ प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। गुजरात होते हुए प्रवाहित होती है, कहाँ गिरती है, कौन सा सागर है, अरब सागर में। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो भारत का होता तो तुरंत आप बता देते नर्मदा ताप्ती, लेकिन यहाँ भारत की नदी नहीं दे रहा है, यहाँ दे रहा है अमेजन नदी, सिंधु नदी, बोलगा नदी, राइन नदी दे रहा है। तो निश्चित तौर से जान लीजिए कि राइन नदी जो आपकी है ये जो है भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, और उत्तरी सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। ठीक, राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एशिया से संबंधित नदी नहीं है। कौन एशिया से संबंधित नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एशिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नदी के बारे में बताना है, वो एशिया से संबंधित नदी कौन सी नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है लोपनोर, दूसरा कह रहा है आमूर, तीसरा कह रहा है नाइजर और चौथा कह रहा है टिग्रिस। ठीक है, तो ये जान लीजिए आप लोग कि नाइजर जो है ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में स्थित ये फैंटा जालौन पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में जाती है। यह एशिया से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। तो नाइजर किससे संबंधित नहीं है, तो नाइजर एक नदी है। ये सभी नदियां हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये मत सोचिए मैंने नहीं लिखा है। एग्जाम में आयोग में आया है एशिया से संबंधित नहीं है, ये सब नदियां हैं। तो आप देखते ही जान जाएंगे कि नाइजर नदी है, जो कि नाइजर नदी जो है कहाँ बहती है, पश्चिमी अफ्रीका में जो है स्थित है ये। और फैंटा जालौन पठार से निकलती है ये नदी और गिनी की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित कर देती है, जो कि एशिया से मतलब जो है संबंधित नहीं है, तो अफ्रीका संबंधित है। तो ये हो जाएगा। अगला है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी देखिए हम लोगों ने बात की थी कांगो नदी के बारे में, जो कि 2 बार आपकी काटती है। ठीक है, किसको, विषुवत रेखा को काटती है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा, कौन सी नदी, मकर रेखा के बारे में कह रहा है दोस्तों। मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो बताना है आपको, जरिए बताइए क्या कह रहा है आपको। पहला कह रहा है जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, फिर कह रहा है कांगो नदी, फिर नाइजर नदी। तो क्या हो जाएगा आपको, लिम्पोपो नदी। आपको मालूम है अफ्रीका में पड़ता है ये, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मिलती है। ये क्या होती है, एक देखिए विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा है वह देश जो अर्य अपवाह क्षेत्र रखता है, अर्य अपवाद क्षेत्र रखता है, कौन सा देश है वो, ऑप्शन ले लीजिए। चलिए, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, जायरे है और फ्रांस है। अर्य अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा देश रखता है दोस्तों, तो श्रीलंका है। अर्य अपवाह का उदाहरण रखने वाला देश जो है आपका श्रीलंका पड़ता है, अर्य अपवाह प्रतिरूप का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और आज का मुझे लगता है ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है, तो कहाँ की नदी है आपको बताना है, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, भारत की या नेपाल की।
तो निश्चित तौर से आपको जवाब आ चुका होगा आप लोगों का। श्रीलंका की नदी है महावेली गंगा, श्रीलंका की जो है सबसे लंबी नदी है, ये भी जान लीजिएगा। यहाँ पर जो नदियाँ बहुत छोटी होती हैं ये 335 किलोमीटर लंबी है, 335 यानी बहुत छोटी नदी आपको है, लेकिन वहाँ के दृष्टिकोण से महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और यह उत्तर पूर्व में बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार की खाड़ी में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है नदी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को 40 क्वेश्चंस की श्रृंखला कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ चुका होगा टॉपिक। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए और सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के लिए आतुर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। इसी तरह से खूब अपना साथ और अपना जो है सहयोग चैनल पे बनाए रखिए, जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग और उपलब्ध आप लोगों को करा पाएँ। और इसी तरह से खूब मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।